नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी सिंह पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने अध्याय नंबर 6 तक की सारी बातें कर ली थी क्लास 9th NCERT मैथ बुक के हिसाब से। तो अब बारी थी अध्याय नंबर 7 को पढ़ने की। तो उम्मीद है कि अध्याय 6 तक आपका कोई भी डाउट शेष नहीं रहा होगा। तो अब अध्याय 7 में जो अपना त्रिभुज है इस पर बात करनी थी। तो आइए फिर आज की चर्चा को शुरू किया जाए। अभी तक आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं जो पिछले वीडियोज हो चुके हैं तो उनको देखने के लिए आपको चैनल पर ही एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 9th के नाम से। तो उसमें पूरा क्लास 9th का पूरा जितना सिलेबस अभी तक कवर किया गया है वो पूरा का पूरा उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज पे बात करने से पहले हम लोग बनाते हैं एक चित्र त्रिभुज का। तो कुछ इस तरह से त्रिभुज का चित्र बनाया जाता है कि एक रेखा नीचे ये आधार होती है इसका, और यहाँ से ये और ये, इनमें नाम दे दिया जाए अगर तो ये पॉइंट ए नाम देते हैं इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी। तो पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी जा रही है। तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसा लिखते हैं कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो ये तो हो जाती है त्रिभुज की परिभाषा। तो अब देखिए इसमें जो ये ए बी है पूरी, ये बी सी, ये वाली बी सी पूरी है और ये ए सी, ये तीनों ही त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। तो इस दिए हुए चित्र में जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं तो कौन कौन सी हैं। तो इस चित्र में ए बी है जो, और बी सी जो है, और ये ए सी है। इन तीनों को त्रिभुज की भुजाएं कहा जाता है। इसमें ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये त्रिभुज के अंतः कोण हैं। तो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, त्रिभुज के अंतः कोण। तो ये कौन कौन से हैं। तो एंगल ए कह लीजिए, या इसी को आप लोग एंगल बी ए सी भी कह सकते हैं, या एंगल बी कह लीजिए, या इसी को आप लोग एंगल ए बी सी भी कह सकते हैं, या एक एंगल नीचे यहाँ पे सी कह लीजिए, या इसी को आप लोग कह सकते हैं एंगल ए सी बी। तो ये तीनों कोण जो होते हैं वो त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं। अब इनकी प्रमेय पिछले चैप्टर में ही बताई जा चुकी है कि इन तीनों का योगफल बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे उसको अब चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। तो इतनी तो बात हो जाती है त्रिभुज पे। अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गए। तो अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज, अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो समबाहु त्रिभुज। लेकिन ये अभी सिलेबस में आया नहीं है, जब आगे आएगा तो वो सब बताया जाएगा। तो अब इसमें जो मेन टॉपिक आता है, आपको सर्वांगसम, जो दो त्रिभुज होंगे उन्हें सर्वांगसम होने की जो कुछ आवश्यक जानकारियां हैं उनके बारे में आपको बताया जाए। तो आइए अब उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है त्रिभुज की सर्वांगसमता। त्रिभुज की सर्वांगसमता। तो देखिए अब दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे। तो यानी कि जैसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज और इसी के नाप का हो, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। लेकिन और बहुत सारी आकृतियां हैं जो सर्वांगसम हो सकती हैं, जैसे
कुछ आप लोग एक त्रिभुज एक वृत्त ले लीजिए जिनमें दोनों की रेडियस आर आर है, तो ये दोनों भी आपस में सर्वांग होंगे, यानी कि एक के ऊपर दूसरा रख दिया जाए तो बिल्कुल फिट बैठ जाए, थोड़ी भी जगह कम या ज़्यादा ना पड़े। इसी प्रकार आप लोग एक नाप की दो चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, सिक्के ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ही मॉडल के दो नोट ले लीजिए, अगर उनको आप लोग एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो एकदम सुपरपोज रहेंगी, यानी कि सर्वांगसम रहेंगी। तो उसी प्रकार से जैसे कापी के पन्ने होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर एकदम बिल्कुल फिट रहते हैं, तो उसी प्रकार की आकृति को सर्वांगसम आकृति कहा जाता है। तो अब ये सर्वांगसम आकृति होने के लिए त्रिभुजों में जो सर्वांगसम आकृति होती है इसके लिए दो कंडीशन है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है उस पर बात की जाए तो यहाँ पे लिखते हैं प्रथम स्थिति। तो पहली स्थिति क्या है त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की? तो इनमें यदि दो रेखाएं बराबर हो जाएं, दो जो इनकी समतुल्य रेखाएं हैं, जैसे इसमें ये वाली रेखा ली जा रही तो इसमें यही वाली रेखा, इसमें ये वाली ली जा रही है तो इसमें भी यही वाली रेखा, तो इसको यहाँ पे प्रथम स्थिति क्या होती है? तो यहाँ पे दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो अब इसमें ये एक जो वर्ड आया अंतर्गत, ये क्या होता है इस पे समझा जाए अगर, तो जैसे देखिए ये दो त्रिभुज हैं और इन्हें पूछा जाए कि ये दोनों सर्वांगसम हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको नाम देते हैं ABC, इसको देते हैं PQR। तो इनमें जो ये भुजा है ये इस वाली भुजा के बराबर है और ये भुजा जो है ये इस वाली भुजा के बराबर है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो गई, यानी कि ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके, यानी कि इसकी दो भुजाएं इसके दो भुजाओं के बराबर हो गई। तो अब इन्हीं भुजाओं से जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, तो यही कहलाता है इन भुजाओं के अंतर्गत कोण, उसी में ये आ रहा है ये। तो यदि ऐसी कंडीशन आए कि दो भुजाएं बराबर हो जाएं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर हो जाए और ये अंतर्गत कोण जो आ रहा है ये भी बराबर हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो PQR के बराबर है। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि एंगल A बराबर हो जाए एंगल P के, तब अब भुजाओं को तो यहाँ पे दर्शाया ही गया कि बराबर दिख रहे हैं, तब ये एंगल जो ABC है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC जो है ये सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम का चिन्ह कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि एक बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, उसी के ऊपर एक ऐसी टेढ़ी सी लाइन खींच दी जाती, तो ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। तो त्रिभुज PQR के ये सर्वांगसम होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम है PQR के। तो अब क्या इस क्रम को पलटा भी जा सकता है? तो हाँ, इसको आप उल्टा भी कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR के सर्वांगसम त्रिभुज है त्रिभुज ABC। तो उम्मीद है ये पहली स्थिति आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आइए बात करते हैं इसकी दूसरी स्थिति पे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं स्थिति 2 पे। तो दूसरी स्थिति क्या है? एक तो हम ऐसा कह सकते थे कि दो भुजाएं और एक एंगल बराबर हो जाए, तब हम लोग कह सकते थे कि वो सर्वांगसम त्रिभुज है। तो स्थिति 2 में यदि किसी त्रिभुज की
या त्रिभुज के दो कोण तथा उनके अंतर्गत भुजा, उनकी अंतर्गत या अंतर्गत एक भुजा। दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा एक अंतर्गत भुजा के बराबर हो जाए। एक अंतर्गत सॉरी, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, तो अंतर्गत भुजा के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। तो ये हो जाता है दूसरी स्थिति, यानी कि दो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से फिर से लेते हैं हम लोग ABC और PQR। तो यहाँ पे अपने सामने दो त्रिभुज लिए हमने, ये है पॉइंट A B और ये C, ये है P Q और R। तो अब इसमें देखिए दो कोण, कोई से भी दो कोण आप बराबर दिखा दीजिए, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ये ऐसे ही कुछ मार्क करते हैं, तो यानी कि ये इसके बराबर है। और यहाँ पे डबल लाइन हम लोग जब खींच देते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग डबल लाइन खींच देते हैं तो ये इसके बराबर दर्शाया जाता है। तो अब यदि इसमें कोई इनके अंतर्गत भुजा यानी कि AB जो भुजा है, इसमें की AB भुजा यानी कि अंतर्गत भुजा यानी कि इन दोनों कोण के बीच में जो भुजा है, तो इन दोनों कोण के बीच ये वाली भुजा है, ना तो ये है ना तो ये, तो AB भुजा जो है वो PQ के बराबर हो जाए। यानी कि AB भुजा यदि PQ के बराबर हो जाए तो आप लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC बन रहा है ये सर्वांगसम होगा किस वाले त्रिभुज के, तो त्रिभुज PQR के। तो ये कंडीशन हो जाती है दोनों भी। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन यदि दो त्रिभुज फुलफिल कर रहे हैं तो वो दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे। तो इतनी ही जानकारी थी इस चैप्टर के लिए, जो प्रश्नावली अपनी 7.1 है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इतना ही रखते हैं। अब 7.1 को सॉल्व करने के बाद जो 7.2 के लिए जानकारी होगी उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।